रामापुर में कविता और रोजा नाम के दो बहनें रहते थे। कविता गांव में काम करके बहन को पढ़ाती थी। वो अनाथ होने पर दोनों बहनों को गांव वाले बहुत प्यार से देखते थे, इसीलिए उन बहनों को कोई परेशानी नहीं थी। वो दोनों गांव में आराम से जीने लगे। एक दिन बहुत खुशी से रोजा घर आ रही थी। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है बहन, क्या हुआ? वो खुशखबरी मुझे भी बताओ ना, मैं भी सुनूंगी। जरूर बताऊंगी दीदी। मेरे इंटर एग्जाम्स खत्म हो गए ना, मैं फर्स्ट क्लास में पास हुई दीदी। नेक्स्ट में डिग्री पढ़ने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, ये सब तुम्हारा आशीर्वाद है। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई बहन। ठहरो, मैं अभी मिठाई लाती हूँ। कविता घर में से मिठाई लाकर बहन को खिलाती है। रोजा भी उसकी दीदी को मिठाई खिलाती है। दोनों के दिल खुशी से झूम उठते हैं। बहन, ये पैसे लो, जाके सबको मिठाइयाँ बांटो। तू फर्स्ट क्लास में पास हुई ना, सब लोग खुश होंगे। इस गांव वालों के आशीर्वाद से आज हम इस स्थाई में हैं बहन। ठीक है दीदी। रोजा कविता से पैसे लेके दुकान में मिठाइयाँ खरीद के गांव पूरा बांटती है। सब लोग रोजा की तारीफ करते हैं। वो अनाथ होने पर भी कविता उसकी बहन को अच्छे से पढ़ाने पर वो बहुत खुश होते हैं। रोजा का इंटर खत्म होने के बाद कविता उसे डिग्री कॉलेज में ज्वाइन करती है। बहन की पढ़ाई के लिए कविता पैसों के लिए नहीं सोचती। दीदी, अभी तक मेरी पढ़ाई कम पैसों में हो गई, पर आगे पढ़ने के लिए बहुत पैसे चाहिए। इतने पैसे तू कहाँ से लाएगी दीदी? इसीलिए मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती, पर तू सुन नहीं रही। तू मुझे जबरदस्ती डिग्री में ज्वाइन कर रही है। देखो पूजा, दीदी तुझे भरपूर प्यार दे सकती है, पर पढ़ाई तुझे सम्मान देगी, 100 लोगों के जिंदगियां सुधारने की हिम्मत देगी, समाज को बचाने की शक्ति देगी। इसीलिए तुझे पढ़ना है बहन। अच्छी नौकरी हासिल करके हमारे गांव को कुछ करना है बहन। तभी हम इस गांव का कर्जा चुका सकते हैं। ठीक है दीदी। और एक बात ध्यान से सुन, हमारे गांव में डिग्री पढ़ने वाली पहली लड़की है तू। तुझे देख के और 10 लोगों को पढ़ने की इच्छा होना है। तुम सबको प्रेरित करना है बहन। पढ़ाई के सिवा तू किसी और के बारे में सोचना भी मत। ठीक है दीदी, अब मैं चलूं? ठीक है, संभाल के जाना बहन। ऐसे कविता उसकी बहन रोजा को कॉलेज भेजती है। रोजा कॉलेज को बहुत खुशी से जाती है। उसे ऐसे लगा जैसे वो कोई नई दुनिया में जा रही है। रोजा को देख के कविता बहुत गर्व होती है। कविता सोचती है कि रोजा की पढ़ाई किसी भी हालत में न रुके। उस दिन से वो और ज्यादा काम करने को सोचती है। इसीलिए वो उस गांव के जमींदार की पत्नी पार्वती से मिलने जाती है। नमस्ते मालकिन। क्या बात है कविता, ऐसे कैसे आना हुआ? पैसे चाहिए क्या? हाँ मालकिन, मेरी बहन डिग्री में ज्वाइन हुई। उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं और ज्यादा काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ। कविता, तू तो अभी 4 घरों में काम कर रही है ना? पड़ोस गांव में खेती का काम भी करने लगी। इसके अलावा और क्या करेगी रे? इतना मेहनत करने के लिए तेरे पास टाइम कहाँ है कविता? मैं रात को भी काम करना चाहती हूँ मालकिन। क्या आपके पास कोई काम है तो बताइए ना। रात को बिना सोए काम करना ठीक नहीं है कविता, तबीयत बिगड़ जाएगी। जरा सोचो तो। मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उन पैसों से तू तेरी बहन को पढ़ाना। बाद में उसको नौकरी मिलने से वो मेरा कर्जा चुका देगी। ऐसे में नहीं कर सकती मालकिन। मेरे पिताजी कर्जे में पैसे लेकर वो चुका नहीं पाए और मर गए। पिताजी मर जाने के बाद माँ भी चल बसी। इसीलिए मैं कर्जा नहीं लेना चाहती। मेरी बहन को जरूर जॉब मिलेगा। तब तक मैं मेहनत करूंगी। उसके बाद मेरी बहन मुझे क्यों काम करने देगी मालकिन? वो सम्मान से देखेगी। बहुत अच्छे। जाने दे, तेरी खुशी मैं क्यों मना करूं? एक काम कर,
गांव में एक फैक्ट्री है ना, वहां रात के समय काम हो रहा है। तू वहां जाना, तुझे वो जरूर काम देंगे। वहां 12 बजे तक काम चलेगा, करेगी ना? करूंगी मालकिन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी हिम्मत बढ़ाए। कविता वहां से निकल के चली जाती है। घर आके उसकी बहन के लिए खाना बनाने लगी। उस दिन अंधेरा हो जाता है। शाम को रोजा कॉलेज से घर आती है। रोजा बहुत उदास रहती है। क्यों इतना उदास हो? क्या हुआ? दीदी, वो सब मेरे कपड़े ठीक नहीं है कह के मजाक उड़ा रहे हैं। आज हमारे कॉलेज को सब लोग बहुत अच्छे से रेडी होके आए दीदी, सिर्फ मैं ही ऐसे गई। सब लोग मुझे अजीब जीव की तरह देख रहे हैं दीदी। उदास मत होना बहन, उनकी बातों का बुरा मत मान। हमारे पास जो है उसी में जीना है। हमारी गरीबी देख के उदास नहीं होना है, क्योंकि बड़े बड़े महान लोग गरीबी से ही आए हैं बहन। तू चिंता मत कर। रोजा, मैं तेरे लिए खाना बनाई, जाके हाथ मुंह धो क्या। ऐसे कविता उसकी बहन रोजा का दिल बहला के उसे खाना परोसती है। उसकी बहन की खुशी के लिए वो जोक सुनाने लगी। ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है। उसके बाद भी रोजा उदास होके घर आकर उसके कमरे में अकेली सोचने लगी। दीदी कहती है गरीबी को देख के दुखी नहीं होना है, पर उधर मेरे दोस्त मेरे कपड़ों को देख के मजाक करने लगे। अब और नहीं, मैं भी उन्हीं के जैसे जीऊंगी। ऐसे सोच रही रोजा को एक आइडिया आता है। वो तुरंत उसकी दीदी के पास जाकर, दीदी, मेरी पढ़ाई के लिए मुझे थोड़े मटेरियल चाहिए, उसके लिए 1000 रुपए दो। ठीक है रोजा, ये लो। कविता उसकी बहन को 1000 रुपए देती है। रोजा वो पैसे लेके उस दिन कॉलेज को जाकर वापस घर लौटते समय एक अच्छा ड्रेस पहन के आती है। कविता उसकी बहन रोजा को देखकर बहुत खुश होती है। ये कपड़े तो बहुत ही अच्छे हैं रोजा। मटेरियल्स खरीदने गई ना, वहाँ थे दीदी, ये कम दाम में थे, तो मैं बचे पैसों से ये ड्रेस खरीद ली दीदी। ऐसे कह के रोजा उसके कमरे में चली जाती है। रोजा को देख के कविता को थोड़ा शक हुआ। उसे लगा रोजा उससे झूठ बोल रही है। अगले दिन रोजा उसकी दीदी के पास जाकर बुक्स खरीदने के लिए पैसे पूछती है। कविता पैसे देती है। उन पैसों से भी रोजा शॉपिंग करके उसके मनपसंद ड्रेसेस, चप्पल जैसे वगैरह वगैरह खरीदती है। दीदी, हर रोज तुझसे पैसे पूछने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए तू पैसे उधर रख के जाना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगी। ठीक है बहन। ऐसे कविता हर रोज पैसे कमा के घर में एक कवर में रखने लगी। रोजा वो पैसे लेके शॉपिंग के लिए खर्चा करने लगी। दीदी पूछने से अलग अलग झूठी बातें बोलने लगी। एक दिन पार्वती घर आती है, तब कविता नहीं रहती। अरे रोजा, तू तो हीरोइन लग रही है रे। कविता कहाँ है? दीदी नहीं है जी, कहीं काम से गई। दीदी से कुछ कहना है क्या? दीदी से नहीं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ये सब ठीक नहीं है रोजा। तेरी दीदी तुझे पढ़ाने के लिए रात भर बिना सोए वो फैक्ट्री में काम कर रही है। दिन भर घरों में काम करती है बेचारी। उसे देखने से मुझे रहम आ रहा है रोजा। पर तू उसकी मेहनत की कमाई से शॉपिंग करके उसके सपनों को सत्यानाश कर रही है। अरे जरा तेरी दीदी के बारे में सोच। ऐसे पार्वती कह के वहाँ से चली जाती है। पार्वती की बातें सुन के रोजा बहुत दुखी होती है। रात को दीदी फैक्ट्री से घर आने के बाद रोजा रोने लगी। मुझे माफ करो दीदी, तेरे भरोसे को मैं तोड़ दी। तेरी मेहनत की कमाई से मैं शॉपिंग करके तुझसे झूठ बोलती रही। मुझे माफ करो ना। कोई बात नहीं बहन, मुझे तेरी खुशी ही चाहिए। तू रोने से मैं देख नहीं सकती बहन। ऐसे कविता कहते समय रोजा उसकी दीदी के पैरों पर पड़ के माफी मांगती है। उसके बाद रोजा शॉपिंग का पागलपन छोड़ के पढ़ाई में ध्यान देने लगी। दीदी का सपना पूरा करने के लिए वो अच्छे से पढ़ना शुरू की। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया था। गांव वालों को पता चला था कि कंजूस बहनें सबको टमाटर की सब्जी की दावत देने वाली हैं। वे सब हैरान थे। अरे सुजाता बहन, हमने जो सुना क्या वो सच है? ये सच है पार्वती। सुबह सुबह दोनों बहनें यहाँ आई थीं
और बकायदा माइक पर दावत की घोषणा करके आराम से चली भी गईं। ये बहनें जो किसी गरीब को भी भीख देने के लिए भी हाथ नहीं बढ़ाती, जब टमाटर के दाम इतने ज्यादा हैं कि सुनकर ही अजीब नहीं लग रहा है। हाँ, अजीब तो लग ही रहा है, लेकिन टमाटर के दाम इतने ज्यादा होने के बाद भी माइक पर आकर घोषणा करने की क्या जरूरत पड़ गई थी उन दोनों को? खुद ही आई थी माइक पर घोषणा करने। जब ये दोनों महिलाएं इस तरह बातचीत कर रही थी, उनके बगल में खड़े वीरेश और मल्लेश कुछ इस तरह बात कर रहे थे। अरे मल्लेश, इस दावत का होना नामुमकिन ही लग रहा है मुझे। मैंने उन्हें घोषणा करते अपने कानों से सुना है। जरा मुझे एक थप्पड़ जड़ना। वीरेश को लगा कि ये तो अच्छा मौका मिला है और उसने तुरंत मल्लेश के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वीरेश का गाल लाल पड़ गया। ए भगवान, फ्रैक्चर हो गया। लेकिन मतलब ये बात सच है कि ये सच में हमें दावत देने वाली है? दोनों की दोनों मिलकर विश्वास नहीं होता। जब वो दोनों इस तरह बातचीत कर रहे थे, तभी वहां से शकुंतला नाम की एक औरत 2 बर्तन लेकर वहां से निकली। जहां पर बाकी लोग खड़े थे वो वहीं जा रही थी। पीछे पीछे उसका पति भी आ रहा था। मुझे उन बहनों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसा करो, तुम चावल पका लो और मैं टांड से अचार निकाल कर आता हूँ। गरम चावल के साथ अचार खाकर कम से कम हमारा पेट तो भर जाएगा। पति की बात सुनकर उसका मुंह पिचक गया। हैं? अरे, इन बहनों ने घोषणा की है कि ये हम सबको दावत देने जा रही हैं, तब तुमको घर का खाना क्यों खाना है? एक दिन की छुट्टी मिली है, उसे भी रसोई घर में ही बिता दूं। अरे, टमाटर खाए कितना टाइम भी तो हो गया। उन मियाँ बीवी की बातचीत वीरेश ने सुन ली और यूं बोला, भाभी, उन कंजूस बहनों ने हमसे कहा था कि मुंह और हाथ लेकर दावत में आए। बर्तनों के लिए तो नहीं कहा था। आप बर्तन लेकर आई हैं। अरे भैया, क्या तुम भी टमाटर और चावल की दावत के लिए आ गए? मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, इसलिए तुम्हारा हिस्सा निकाल कर इन बर्तनों में तुम्हें देने वाली थी। उसके इस तरह कहने पर वीरेश फिर चुप ही रह गया। तो सभी लोग आ गए थे और कंजूस बहनों द्वारा दी गई टमाटर की दावत का इंतजार कर रहे थे। उनकी आपस की बातचीत में समय भी बीतता जा रहा था। दूसरी तरफ हासिनी और नूतन ने एक बड़ा सा तंबू लगाया था। उसके नीचे चक्रवर्ती नाम का एक आदमी चावल पका रहा था। दोनों उसके पास आकर पूछने लगी, क्यों चाचा, खाना बनने में भी और कितनी देर बाकी है? उधर देखो, टमाटर की दावत का जो हमने आयोजित किए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो ना। देखो लड़कियों, कुछ ही मिनटों में चावल पक जाएंगे, लेकिन तुम मुझे सब्जी, तेल, नमक, टमाटर और बाकी सब्जियां दोगी तो मेरे और लड़के बेकार जो बैठे हैं वो चीजें तैयार कर कर काम कर देंगे ना। पहले चावल पका लो, फिर बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी, उन्होंने कहा और हंसती हुई घर के अंदर चली गई। चक्रवर्ती के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बहनें आखिर चाहती क्या हैं। चावल पककर तैयार है, सब्जी कब देंगी? टमाटर और प्याज वगैरह दे दें तो कटकर तैयार ना हो जाए, लेकिन ये तो जब भी पूछता हूँ जवाब नहीं मिलता। वो सोच रहा था, फिर उसने आग को और तेज कर दिया। उसने चावल पकाया और फिर घर के अंदर बैठी हुई बहनों के पास आया। क्या चाचा, तुम यहाँ क्यों आ गए? चावल बनकर बिल्कुल तैयार हो गए और मुझे पता है कि तुम इतनी कंजूस हो, इसलिए अब तुमसे टमाटरों के बारे में तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात बहुत परेशान कर रही है। हाँ चाचा, बिना किसी झिझक के पूछ ही डालो। तुम दोनों इतनी कंजूस हो कि अपने घर के बगीचे में उगने वाले टमाटरों का इस्तेमाल भी सोच सोच कर करती हो। टमाटर की कीमत आजकल इतनी ज्यादा हो गई है, तुम टमाटर की दावत कैसे कर रही हो? और तुम्हें वो 100 किलो चावल वो कहाँ से मिल गया है? हाँ, हमने गांव वालों से कहा कि अगर सब 1-1 किलो चावल हर घर से दें तो हम उसके साथ टमाटर की चटनी की दावत करेंगे। ये वही चावल है जो गांव वालों ने दिया था, जिसे आपने पकाया है। अब बात समझ गई? बहनों की बात सुनकर चक्रवर्ती वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे इस हालत में देखकर दोनों बहनें हंस पड़ी। तब तक गांव के बाकी लोग भी वहां पर पहुंच गए। आवाज सुनकर बहनें बाहर चली गईं, जहां उन्होंने सबको बैठाने का इंतजाम किया था। वहां नूतन ने प्लेट लगानी शुरू कर दी और हासिनी ने चावल परोसने के लिए उठा लिया। आप लोग सब बैठिए, फिर मैं टमाटर की सब्जी सबको बराबर परोस दूंगी। उसके ऐसा कहने पर सब ने जल्दी जल्दी एक एक कुर्सी ले ली और आकर वहां बैठ गए।
और सब्जी का इंतजार करने लगे। हासिनी, कब तक मिलेंगे? चाचा, हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस टमाटर की दावत की शुरुआत रिबन काट कर की जाएगी क्या? वो चर्चा कर रहे थे कि तभी एक बड़ी चमचमाती कार उनके घर के सामने आकर रुकी। उस कार से एक बेहद मॉडर्न कॉस्ट्यूम पहनी एक अमीर महिला उतरी, जिसके अटेंडेंट ने उसके सिर पर धूप से बचने के लिए छाता लगाया था। दोनों बहनें मेघना के पास आईं। तुम शर्त जीत गई, जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें शर्त के पैसे दूंगी। हम जब तुमसे कह रही थी तो तुमने हमारी बात पर विश्वास ही नहीं किया और बल्कि उल्टा हमसे कहा कि हम लोग पक्का इस शर्त को हार जाएंगे। अब देखो, तुम्हारी कंजूस स्वभाव को देखते हुए मुझे लग रहा था कि तुम्हारी टमाटर की सब्जी की दावत में कोई नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग इतनी चालाक हो कि तुमने सबको आमंत्रित किया और सब आ भी गए। तुम शायद जीत गई। मेघना ने उन्हें नोटों का एक बंडल दिया। इतनी बड़ी रकम देखकर दोनों बहनों की आंखों में चमक आ गई। उधर लोग अब भी चावल के साथ टमाटर की सब्जी परोसे जाने का इंतजार कर रहे थे। और तुम लोगों के पास दिमाग भी है। दोनों तो भिखारियों को भीख नहीं देती, बिल्ली के लिए चुल्लू भर दूध नहीं देती, किसी की जान भी जाने वाली हो तो 5 रुपए खर्च करके उसकी मदद नहीं करती। जब इन्होंने तुमसे कहा कि 1-1 किलो चावल दे दो तो तुम लोग मान कैसे गए? मतलब टमाटर की सब्जी की दावत नहीं है? हाँ है, खाना और जाना, मेघना ने कहा और हंसते हुए वहां से चली गई। दोनों बहनें तंबू के बीच में रस्सी से बंधे टमाटर को दिखाती हुई खड़ी हो गई और बोलने लगी, तुम सबकी थाली में है चावल और हमारे हाथ में टमाटर। टमाटर को देखो और चावल खाओ, अच्छा लगेगा, दावत भी होगी। जब उसने इस तरह कहा तो गांव वालों के होश उड़ गए कि वो ऐसा भी कर सकती हैं। दोनों बहनें हंस पड़ी।